अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देती हूँ। दूसरा ये आप बता दें कि अभी तक जितने भी लैब्स हैं इनमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर मैम जी मैम वो जो लास्ट टास्क जो आपने दिया था लैब, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैम, उसमें मसला था, वो नहीं क्वेश्चन हो रहा था। नंबर मतलब उसका रिजल्ट जो है वो परफेक्ट नहीं आ रहा था मेरे पास। जस्ट वेट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। और मैम वो जो डब्बे में जो लिखा था कार वगैरह ना, वो भी मुझे सही से देखें, आपके पास स्क्रीन विजिबल है ये वाली, यस दिस वन। ये रहा एक आपका सेकंड मैम। क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। Yes. देखें, इसमें आपको करना ये है कि आपके पास यहाँ पे एक क्लास बनेगी कार की, ठीक है? इस कार की क्लास के अंदर आपके पास से यहाँ पे कुछ आप क्लास के ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, क्लास वेरिएबल जैसे आप कह रहे होते हैं। आपने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है? वेरिएबल के नेम को आपने नाम रखना है या इनिशियलाइज करना है, वो यहाँ पे मेंशन है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें आप मॉडल लिखेंगे। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें आप मैन्युफैक्चरर लिखेंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसमें आप फ्यूल लिखेंगे, और एक इंटीजर होगा डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे आपके पास कुछ मेथड्स डिफाइन हुए हुए हैं कि आपने एक वर्क इंजन के नाम से मेथड बनाना है वॉइड टाइप का, सेल्फ फ्यूल के नाम से एक मेथड बनेगा वॉइड टाइप का, और उसके अंदर आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू के नाम से एक कीवर्ड यूज करना है, या फिर उसको वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है? तो इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर आ जाएगा सेट फ्यूल के अंदर, ठीक है? सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको बोली जा रही है कि गेट मॉडल राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे इट मीन्स कि ये वाला जो लास्ट मेथड है ना, ये वॉइड टाइप का नहीं होगा। ये वाला मेथड जो है आपका वो होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है? यहाँ पे रिटर्न आपके पास कुछ ना कुछ लास्ट में कीवर्ड यूज कर रहे होंगे और कोई ना कोई आप इसमें रिटर्न करेंगे, ठीक है? मैम ये लाजमी वाइट मैटर नहीं होगा, इंटीजर देखें, यहाँ होगा। पे अगर मेंशन किया हुआ है आपके पास तो ये लाजमी है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ होता यहाँ पे तो आपकी मर्जी होती है यहाँ पे, ठीक है? दूसरी बात, ठीक है आप मैम। सबके आंसर डिफरेंट आ रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, डेफिनेटली डिफरेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे होंगे। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपके पास क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। द मेन पॉइंट इज कि आपके पास ये प्रोग्राम डिजाइन किस तरीके से हो रहा है, आपकी क्लास डिजाइन किस तरह से कर रहे हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्लियर है? अभी इसमें कोई क्वेश्चन है हमजा? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं एक दफा फिर से करके मैम मैं आपको रात को सबमिट करवा दूँ। पहला वाला तो मैम मैंने सबमिट करवा और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? चुका। नो मैम, कोई नहीं। जरूरी जी डायरेक्ट मैम। वैल्यूज पे डाल सकते हैं। जी ज़हीन बोलें। इसमें कह रहा था कि यूजर से इनपुट लेना जरूरी तो नहीं था, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में आपको बोला जाता तो डेफिनेटली ज़रूरी होता। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, सो आपकी मर्जी है फिर, बिल्कुल। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ हुआ कि आपके पास जो आउटपुट है या फिर जो वैल्यूज़ हैं रिटर्न मेंबर की, वो अपने यूजर से लेनी है। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी टू टेक इनपुट इन दिस क्वेश्चन। अगर वो मेंशन कर देते तो फिर आपको लेना ज़रूरी होता। ओके। मैम एक क्वेश्चन था, जी ये टास्क 4 जो था ना, उसमें क्वेश्चन हाँ। नंबर 3 था, वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मुझे थोड़ा इशू हो रहा था उसमें। कौन सा वाला क्वेश्चन है जो आपके पास लैब मैनुअल्स में थे क्वेश्चन, उसमें से? जी टास्क 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने दिया था ना, टास्क 4, क्या सारे उसका क्वेश्चंस क्वेश्चन। हमने लैब में क्लास में सॉल्व नहीं किए थे? लेट मी ओपन दिस, वेट। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में टास्क नंबर कौन सा आपको मसला कर रहा है? बताएं। मेथड्स देखिए से? लैब, हाँ बोलें। ये लैब जो लैब 5, 4 का जो आपने लैब टास्क 4 4 का? दिया था ना आप जी, तो बहुत पीछे चल रहे हैं।
नहीं, मैं उसको दोबारा से कर रहा था ना, ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था उसकी ओके दोबारा से ना, उसमें जरा मुझे इसको आ रहा था। लैब 4 का टास्क है, लैब 4 के मैनुअल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप? लैब 4 का टास्क अच्छा ठीक है, टास्क 3। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, लैब 4 का टास्क क्वेश्चन नंबर 3 आप ये कह रहे हैं, your task is to apply object oriented concept on your live project which is continue from lab 1 add connection class and other classes of every module। देखें इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले से बात हमें कही कि आपने अपने लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। तो लाइव प्रोजेक्ट पे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तो इट सिंपली मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो आपने सबसे स्टार्टिंग में लैब नंबर 1 में आपने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था साइन अप का, और एक छोटा सा फॉर्म उसी नीचे था लॉगिन का, ठीक है। आपने सबसे पहले उसी फॉर्म के अंदर जाना है और अपने पास क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करवानी है और साइन अप, लॉगिन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा काम आपने करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कनेक्शन की अलग से क्लास, देखें पहले हमने काम जो किया था ना डायरेक्टली बटन की क्लिक पे कर दिया था, ठीक है, हमने बटन के डबल क्लिक को कॉल किया था, एक्शन को, उसके इवेंट को, एंड देन फिर हम वहीं पे काम कर रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अलग से क्लास बना के काम करना है, ठीक है। हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई थी ना अपने पास ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर भी, जब हम काम कर रहे थे पहले हमने सारा काम बटन के इवेंट्स पे किया था, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम अपने पास लैब 3 या 4 के अंदर आए थे तो फिर हमने सारा काम जो था अपने पास क्लासेस के अंदर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक कनेक्शन की अलग क्लास बनेगी, इंसर्ट की अलग क्लास बनेगी, डिलीट की अलग क्लास, या और जो आपके पास अपडेट है उसकी अलग क्लास। या तो आप इस तरह से कर लें, या तो फिर आप एक ही क्लास बनाएं ऐड कनेक्शन के नाम से, और फिर उसके अंदर ही आप सारे मेथड्स बनाते हैं, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, फैच का, और फिर उसके अंदर सारे काम कर लें। ये 2 ऑप्शंस थे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर काम करने के। काम सारा आपके पास लैब के मैनुअल के अंदर हुआ था, यू जस्ट नीड टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए आपने वही चीजें अप्लाई करनी थी। ये चीज क्लियर है? क्रेड ऑपरेशंस ही करने थे आपने इसमें। और कुछ पूछना है इसमें किसी को प्रीवियस क्लासेस में से? ये तो एक प्रीवियस का एक क्वेश्चन था कि मुझे ना की आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा माइक करीब करें। मैं कह रहे थे कि प्रीवियस एक और मेरा क्वेश्चन था प्रीवियस टास्क। जी बोले, लैब नंबर बताएं, 4 से या 5 से? वो 1 का था मेरे ख्याल से। वो नॉर्मल्स का था कि जब हम विजुअल स्टूडियो पे बनाते हैं फॉर्म्स का, तो वो जो मेन फॉर्म विंडो होती है और ये हम सब विंडो बनाते थे जो ओपन कर, तो मेन पे हम कोई लेबल नहीं लगा सकते क्योंकि वो ओवरराइड कर रही थी बाकी विंडोज के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि आपने वहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप लिया था और मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आपने अपने पास जो था ना पूरा एमडीआई पैरेंट ले लिया था, ठीक है। तो एमडीआई पैरेंट की वजह से आप जो भी चीज़ उसके अंदर डाल रहे थे वो ओवरराइड कर रही थी। अगर आप एमडीआई पैरेंट यूज़ नहीं करते तो अपने पास लेबल लगा सकते थे, उसमें फिर कोई मसला नहीं आता। वो एमडीआई पैरेंट की वजह से ओवरराइड कर रही है, जो आपने एमडीआई पैरेंट ट्रू किया हुआ ना उस वजह से। और किसी का कोई क्वेश्चन? मिस ये जी असाइनमेंट नंबर 1 के मार्क्स नहीं दिए अभी तक आपने मेरे। हाँ हाँ, आपका मेरे पास मैसेज भी आया था ना कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं। यस मिस। जी 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 मैंने चेक कर लिए, मैं आपको अपडेट करके बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियसली क्लासेस से रिलेटेड? ठीक है, यहाँ पे अब किसी का क्वेश्चन नहीं तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी लैब नंबर 6 है। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट होगा 1 जो होगा वो अपलोड हो जाएगा आज 4 बजे, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्लास 3:30 आपकी ऑफ हो जाएगी, आधे घंटे बाद आपका असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो जाएगा। असाइनमेंट नंबर 1 करने का जो टाइम होगा वो आपके पास होगा 28 फेब तक, ठीक है। तो आप आराम से अपने पास इसको इम्प्लीमेंट करके सबमिट कर दीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस आपके पास होंगी, आई थिंक 3 ही है, ठीक है। तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, आराम से उसको सॉल्व करें। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा इसलिए क्योंकि हर एक का क्वेश्चन
अलग तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो सबके क्वेश्चंस डिफरेंटली सॉल्व होंगे, तो उसको देखना है आपने कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस उसमें से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक और क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें आप ये चीज़ें डिस्कस भी कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी सारी में जो है आपकी एवरेज मार्किंग कर दूंगी, जितने उसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे फिर उस हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अपने पास सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमें कवर करना है वो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमने लास्ट टाइम अपने जब हम क्लासेस बना रहे थे, मेथड्स बना रहे थे, तो हमने कंस्ट्रक्टर का जिक्र किया था, ठीक है। बट स्टिल कंस्ट्रक्टर को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ा था। तो आज हमारे पास पूरा एक लैब मैनुअल है जिसके अंदर हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर की टाइप्स को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर की छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को हमने लास्ट टाइम जब पढ़ी थी, बता रही थी, तभी मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर आर जस्ट लाइक अ क्लास मेथड, ठीक है। क्लास का जब मेथड बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसे ही बने हुए होते हैं। बट यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्या चीज़ें होती हैं कि आपके पास जब कंस्ट्रक्टर बनता है तो उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं आ रही होती है। हमेशा मेथड के अंदर रिटर्न टाइप होती है, भले वो वाइट टाइप का मेथड हो, इंटीजर हो या स्ट्रिंग टाइप का मेथड हो, हर जगह आपके पास एक रिटर्न टाइप लाजमी होगी। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर आपके पास क्लास के नेम का होता है। क्लास का जिस तरह जो भी नाम आप रखेंगे सेम एज इट इज आपने वही नाम रखना होगा अपने कंस्ट्रक्टर का भी। फर्स्ट सेकंड थिंग आपके पास यहाँ पे हो जाएगी कि जैसे ही आपके पास आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसको रिटर्न टाइप नहीं देंगे। जी हरेश्याम पूछें। दोबारा क्वेश्चन करने के बाद बहुत दूर से आ रही लग रहा है। मैं कह रहा हूँ वाइड के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती। वाइड के अंदर रिटर्न टाइप इसलिए नहीं होती है कि वाइड इटसेल्फ खुद कहता है कि वाइड की डेफिनेशन आपके पास अगर कहीं पढ़ी हो तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि वाइड मीन्स नो रिटर्न नो एक्सचेंज, ठीक है। तो जब आपके पास बाय डिफॉल्ट जब वाइड का मेथड क्रिएट हो रहा होता है, जब बैक एंड से ये अपने पास मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे देखें जब कोई चीज़ बन रही होती है ना तो उसका सिंटैक्स पहले डिज़ाइन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब वाइड का सिंटैक्स बनाया गया है ना तो उसमें ये चीज़ एम्बेड की गई है कि ये बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं लेगा, ये वजह है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अभी आपने कहा कि वाइड का हो, इंट का हो, स्ट्रिंग का हो, वो रिटर्न टाइप उसके अंदर होती है, लेकिन वाइड में तो नहीं मैंने होती। कहा है किसी भी टाइप का डेटा हो, मेथड्स में मैंने कहा है कि आपके पास कोई भी टाइप हो, भले वो वाइड हो, ठीक है। मैंने कहा है मेथड में आपके पास कोई भी टाइप हो, वाइड हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, इनको जरूरत होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाइड को रिटर्न करने, डेफिनेटली वाइड रिटर्न कुछ नहीं करेगा। वाइड का मतलब ही नो रिटर्न नो एक्सचेंज है। आप उसमें नहीं कंसिडर करवा सकते कि मेरे पास के वाइड कुछ रिटर्न करे, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इवन का अगर आप यूज भी कर लें तो डेफिनेटली फिर आपको देखना पड़ता है कि आपके पास केसेस क्या क्या बने हुए उसमें, ठीक है। तो वाइड इटसेल्फ कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर की बात मैं कर रही थी यहाँ पे ये कि आपके पास जब कंस्ट्रक्टर बन रहे होंगे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर के अंदर ना आपको फिर कोई भी रिटर्न टाइप लिखने की भी नीड नहीं होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के नाम का होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि कंस्ट्रक्टर हम मोस्टली तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें अपने पास प्राइवेट फील्ड्स को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। प्राइवेट फील्ड्स का मतलब क्या है, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक कीवर्ड यूज किया था पब्लिक का। जब हमने पब्लिक का कीवर्ड यूज किया था तब हमने ये बात कही थी कि ये आपके पास प्रिविलेजेस के लिए होता है, राइट्स के लिए होता है कि मैं अपने पास अपने मेथड्स को या अपने फंक्शंस को या अपने पास किसी भी चीज़ को, कोई वेरिएबल को कितने ज़्यादा राइट्स देना चाहती हूँ, उसी हिसाब से हम अपने पास मॉडिफायर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर के लिए होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लैब नंबर 7 के अंदर आप इन चारों टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे काफी डिटेल के अंदर। यहाँ पे अगर मुझे कोई प्राइवेटली फील्ड, इट मीन्स प्राइवेट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा डेटा होगा जो बिल्कुल ही प्राइवेट है और आप बहुत ही लिमिटेड और कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोगों के साथ या कुछ एम्प्लॉय के साथ डेटा को शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, देन वी विल गो फॉर दी प्राइवेट फील्ड, ठीक है। अगर मैं अपना डेटा या अपनी कोई भी चीज़ पब्लिकली शेयर करने में इंटरेस्टेड हूँ या अपने पास कोई भी डेटा हम पब्लिकली रख सकते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सबके लिए एक्सेसिबल होनी ज़रूरी है, सो वी कैन गो
फॉर दी पब्लिक मॉडिफायर, ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी एक मॉडिफायर है, एक इंटरनल भी मॉडिफायर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट C# का जो मॉडिफायर होता है वो होता है आपके पास इंटरनल, ठीक है। ये मॉडिफायर किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, ये बहुत डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसका एक सेशन डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ सब आज की क्लास के लिए हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई प्राइवेट फील्ड आ रही है तो आपके पास यहाँ पे एडवांटेज है कि आप उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा सकें, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट फील्ड का एक्सेस हर किसी के पास नहीं होगा, लिमिटेड होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर के जो कि हमें डिस्कस करने हैं। अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपके पास क्लास में ना कितने ही नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैं मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर भी बना सकती हूँ, बट कंस्ट्रक्टर की लिमिटेशंस वही रहेंगी कि मेरे पास जब भी कंस्ट्रक्टर बन रहा होगा, मेरे पास जब भी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा होगा, वो क्लास के नेम का ही बनेगा। अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ये चीज यहाँ पे आपके पास मेंशन भी हुई है कि आपके पास जब भी कंस्ट्रक्टर बनेगा उससे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन वो वॉइड ही क्यों ना हो वो भी हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास ये अलाउ ही नहीं करेगा कोई भी रिटर्न टाइप को राइट करने के लिए। अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक और बात करी गई है कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी होता है, जैसे हमारे पास स्टैटिक मेथड्स थे ना, लास्ट क्लास में हम स्टैटिक मेथड्स बना रहे थे, इसी तरह आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी होंगे, ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो हैं आपके पास कभी भी पैरामीटराइज नहीं हो सकते, विदाउट पैरामीटर बनते। जैसे आपके पास मेथड्स के अंदर हमने देखा था पैरामीटर पास हो रहे थे, इसी तरह कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरामीटर पास हो सकते हैं, बट अगर वो कंस्ट्रक्टर स्टैटिकली डिक्लेयर्ड है तो आपके पैरामीटर नहीं जाएंगे। विद इन अ क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास क्लास बनी हुई है एंड यू हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ऑन इट, बट यू कैन मेक ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन ऑल, ठीक है। कि आपके पास खाली एक ही कंस्ट्रक्टर होगा जो स्टैटिकली डिक्लेयर हो सकता है, स्टैटिकली बन सकता है। बाकी सारे कंस्ट्रक्टर आप पैरामीटराइज ही बना सकते हैं और विदाउट स्टैटिक कीवर्ड ही बना सकते हैं, बट अगर आपके पास स्टैटिक होगा तो सिर्फ एक ही होगा, मल्टीपल नहीं होंगे फिर अब, ठीक है। तो स्टैटिक कैन अलाउ ओनली वन। क्यों अलाउ करता है इसका भी रीजन भी आपको पता चल जाएगा जब आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रही होंगी, ठीक है। 5 टाइप के कंस्ट्रक्टर है हमारे पास: डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इन पांचों टाइप को आज हम इम्प्लीमेंट करके अपने पास डिसाइड करेंगे। जीरो में ऐसा मिस आपने जो सम की पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर्स बताए थे उसमें सेकंड लास्ट वाला पॉइंट दोबारा समझा दीजिए देखें, प्लीज। इसमें लिखा हुआ है आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। रमेशा, आपने लास्ट क्लास में ना असाइनमेंट बनाया होगा अपना, तो उसके अंदर आपने जब असाइनमेंट किया होगा उसमें पैरामीटराइज मेथड्स बनाए थे। पैरामीटराइज मेथड का मतलब क्या है कि आपके पास ना पैरामीटर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ना आप इंट ए, इंट बी या फिर इस तरह से आपको पैरामीटर दे रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर आपका कंस्ट्रक्टर स्टैटिक के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हुआ है तो फिर आप अपने पास पैरामीटर पास नहीं कर सकते उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये क्यों वजह है, क्या वजह है इसकी चले मैं बता देती हूँ अभी। इसकी वजह ये होती है कि स्टैटिक जब भी किसी चीज के साथ लग रहा होता है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है। जैसे अगर हमने लास्ट टाइम स्टैटिक मेथड्स बनाए थे अपने पास, तो उन स्टैटिक मेथड का मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, हमने डायरेक्टली क्लास का रेफरेंस दिया था और डॉट लगा के अपना मेथड कॉल कर लिया था। इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ भी हमने यही काम किया था। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि वो डायरेक्टली आपके पास कॉल हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो पैरामीटर भी नहीं आ रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपके पास कोड में भी आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे और आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपके पास स्टैटिकली किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपके पास सबसे पहले आप एक VS स्टूडियो ऑन कर लीजिए ताकि मेरे पास खोल लेती हूँ विजुअल स्टूडियो, और फिर उसके ऊपर हम सारी इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन हो गई है, कंसोल एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी है। ठीक है, सबसे पहले एक क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, आपके पास राइट क्लिक करें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास ऐड कर लूँगी क्लास। ठीक है, क्लास किसी भी नाम की हो सकती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, यहाँ से आपने राइट क्लिक अगेन करें और ऐड पे जाएं। क्लास 1 के नाम से मुझे नहीं बनानी थी, मुझे अपने एक सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, और यहाँ पे देखें क्लास का नाम मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास का नाम मेंशन कर रही हूँ। एडिशन की एक क्लास बनानी है मुझे। ठीक है, यहाँ पे बस एक क्लास बनी हुई है एडिशन की, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एडिशन के काम परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, ये पास एक एडिशन की यहाँ पे क्लास बन गई। ये एक्स्ट्रा क्लास मेरी बन गई थी, इसकी मुझे नीड नहीं है, तो मैं इस क्लास को डायरेक्टली यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक एडिशन की क्लास आ रही है और एक program.css की क्लास आई, जिसमें बाय डिफॉल्ट मेन का मेथड आपका बना हुआ होता है। एडिशन की क्लास में अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनता है। आपने यहाँ पे लिखना होता है पब्लिक, और पब्लिक के बाद आपने अपनी क्लास का नेम मेंशन किया, राउंड ब्रैकेट्स एंड दिस। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर मैं इस तरह से अगर लिख रही हूँ, दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट्स अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर मैंने हम पैरामीटर पास कर दिए तो ये पैरामीटराइज बन गया। अगर मैंने इसमें कुछ भी पास नहीं किया राउंड ब्रैकेट्स में, तो ये मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, इस मतलब इसमें आप इनपुट देंगी तो वो पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर इनपुट पैरामीटर पास कर दूंगी, डेफिनेटली वो पैरामीटराइज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल एक कंसोल डॉट राइट लाइन लगा रही हूँ, और इससे मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया है कि ये मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ताकि जब भी ये रन हो तो पता चल सके कि ये मेरे पास जो है डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। ठीक है, मेन पे आएंगे। मेन मेथड के अंदर आने के बाद आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हमने डबल ए के नाम रख दिया इक्वल टू न्यू एंड दिस, राउंड ब्रैकेट्स लगाए एंड टर्मिनेटर। देखें, ये बाय डिफॉल्ट आपके पास एम्प्टी इसलिए है इस वक्त क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये चीज़ जो है बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरामीटर आपकी इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास हुए हुए होते, देन आई हैव टू पास पैरामीटर हेयर ऑल्सो, अदरवाइज वो रन नहीं करता। ठीक है, अभी कोई मेथड नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, मैं यहाँ पे आके नीचे कंसोल डॉट रीड की लगाऊंगी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और उसके बाद अपना कोड रन कर दूंगी। आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी कोई मेथड नहीं बना हुआ, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, बट डिफॉल्टली जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है, वो कंस्ट्रक्टर के पास जाके सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को बिल्ड करके रन करता है। ठीक है, मेथड्स बाद में आते हैं, वेरिएबल वगैरह बाद में होंगे, पहले कंस्ट्रक्टर रन होगा। क्लियर है ये बात, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से हो रहा है। आप चाहें तो ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन कर रहे हैं आप। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है इस कोड में तो देख लें। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोड, कि जहाँ पे आपके पास कोई पैरामीटर पास नहीं करना होता, बस ये निशानी याद रखें कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा। क्लियर है, जी मोहसिन, क्लास का नेम और क्लास का कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा सेम होगा। ये इसलिए सेम होता है, ये इंडिकेशन है। ठीक है, जब हम अपने पास ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, आप पूछ रहे हैं क्यों होता है सेम, तो देखें जैसे ही मैं अपने पास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो क्लास के ऑब्जेक्ट में लास्ट में आप हमेशा क्या लिखते हैं, जो क्लास का नेम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लास का नेम मेंशन नहीं करूँगी, तो डेफिनेटली फिर मेरा वो क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपने क्लास का नेम डिफाइन कर दिया कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। ये एक सेंटेक्स डिक्लेयर है ग्लोबली। ठीक है, कि आपने एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हैव टू मेंशन द कंस्ट्रक्टर ऑफ योर क्लास। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है डिवाइड होती है आपके 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट आपकी क्लास का नेम होता है, दूसरा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट नेम होता है, तीसरे पार्ट में अपने पास न्यू का कीवर्ड डिक्लेयर करके मेमोरी इनिशियलाइज करते हैं, एंड फोर्थ पार्ट में अपना कंस्ट्रक्टर नेम डिफाइन करते हैं जिस नाम का अपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, इनपुट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना लाजमी है नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें
तो यहाँ पे अपनी मर्जी से पैरामीटराइज भी पास कर सकते हैं। लेट सपोज हमने अभी बात की है सिर्फ अभी डिफॉल्ट की, अगर मैं अपने पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आ जाऊँ, ठीक है, तो मैं इसी के नीचे अपनी एडिशन वाली क्लास के अंदर ही एक और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसको हमने कहा है पब्लिक एडिशन। हमेशा कंस्ट्रक्टर सेम होगा, भले आप 1 बनाएं, 2 बनाएं या 4 बनाएं, उसमें मसला नहीं है। बट देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन के नाम से ब्लैंक है ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, डिफॉल्ट के, और यहाँ पे भी अभी एरर करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों एरर करेंगे? क्योंकि ये सिंपल ये बात बोलेंगे कि आपके पास ऑलरेडी इसी तरह का एक बना हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दी, जरूरी 2 पास करें, आप 1 भी पास करते तो भी काम हो सकता था। नाउ दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर ना हमेशा आप वो वाले काम करिएगा जो आपको क्लास लोड होते के साथ ही चाहिए हो, ठीक है। जैसे ही मेरी क्लास रन हो फौरन ही मेरे पास ना वो सारे काम करना स्टार्ट कर दे, जो इम्पोर्टेंट हो या डिफॉल्ट चीजें हो वो चीजें आप इसके अंदर स्टार्ट में डाल दिया करें, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपके पास बिल्ड हो जाएगा। दिस इज माई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब जब मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगी, देखें ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया था। अगेन अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, मैंने लिखा एडिशन, एडी के नाम से बना लिया, इक्वल टू न्यू एडिशन, राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अब देखिए यहाँ पे भी सिर्फ 2 पूछे, 1 of 2 कह रहा है। 1 of 2 का मतलब क्या है कि मेरे पास एक जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट्स वाले हैं, दूसरे जो हैं वो 2 पैरामीटर वाले हैं। मुझे कौन सा चाहिए, 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए? मैंने कहा मुझे ये वाले चाहिए। अब इसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर वो मुझसे कहेगा पास करें। लेट सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू पास कर दी 45 एंड सेकंड वैल्यू पास कर दी 40 एंड देन हमने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू वहां पे जाएंगी अपने पास पैरामीटर के अंदर, 45 और 40 ए और बी को मिलेंगी एंड देन फिर वो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज रन कर देगा। दैट्स इट, ठीक है। अभी मैं कोई सम या वो सारी कैलकुलेशंस नहीं कर रही। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन भी साथ में हो जाए तो आप यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लें रिजल्ट का और उसमें आके उसको सम करके प्रिंट कर लें, उसमें मसला नहीं है। अब अगर रन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपके पास दोनों काम इस तरह से होगा। आपने भी जो program.cs में कोडिंग की वो बताया, फिर से समझाइएगा एक बार। देखिए हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जब अपने पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, ठीक है, जब मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू लिख के एडिशन लिख के राउंड ब्रैकेट्स लगाए, वो मुझसे ये इंटेलिजेंस में पूछना स्टार्ट कर देता है कि आपके पास यहाँ पे आपको कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। अगर आपके पास ना मेथड भी सेम नेम के भी डिफरेंट पैरामीटर्स बने हुए हो ना, तब भी ये चीज हो सकती थी वहाँ पे मेथड के साथ भी। या आपके पास ये वाला मेथड ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करना है जिसमें 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं, या आपको ये वाला यूज करना है जिसमें आपके पास 1 पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा वाला चाहिए, ठीक है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। अगर इनसे 2 से ज्यादा होते, 3 या 4 होते तो वो भी यहाँ पे आपके पास अभी इंडिकेशन में आ रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैंने कह दिया दिस वन, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स वाला चाहिए, एम्प्टी वाला चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आई और टर्मिनेटर लगा दिया, 2 अलग अलग बना दिए, दोनों के आउटपुट में आंसर क्या आना चाहिए गयूर? गयूर माइक ऑन करें। गयूर के बता दिएगा जो भी क्लास में। सीआर कौन है आपका? बस मैं रमीज। रमीज जब आपकी क्लास की अटेंडेंस हो रही है तो बता दिएगा कि गयूर के अटेंडेंस का कॉल नहीं करनी है मुझे। ओके मिस। ठीक है। अब ताहा सिद्दीकी बताएं आउटपुट में क्या आएगा इसका। अगर मैं दोनों रन कर देती हूँ एक साथ तो आउटपुट में क्या होगा? इस आउटपुट में डिफॉल्ट कंडक्टर आएगा और पैरामीटर। पहले वाले का आउटपुट क्या आना चाहिए बताएं? डिफॉल्ट। ठीक है। एंड सेकंड वन का आंसर क्या आना चाहिए? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। क्या मैंने यहाँ पैरामीटर पास किए हैं? नहीं, नो मिस अभी नहीं। तो फिर आउटपुट में क्या आएगा? डिफॉल्ट कंडक्टर, सॉरी। दोनों में सेम आएगा।
ठीक है, दोनों जब आप रन करेंगे तो सेम ही चीज प्रिंट होके आ रही होगी। देख लें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही रन हो रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हुए। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूं, ठीक है, लेट सपोज मैंने कोई भी 2 वैल्यू पास कर दी, ठीक है, इस तरह से। नाउ जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट पैरामीटर के साथ वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये प्रिंट करेगा पैरामीटराइज। जब तक वैल्यू पास नहीं करेंगे पैरामीटर में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? कहा समझ में आई अब आपको? यस मिस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को सम करना है। ठीक है, लेट्स सपोज के मैं अब यहाँ पे चाह रही हूँ ये जो वैल्यूज दो मैंने पास की थी वो यहाँ पे आए। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा इंट आंसर इज इक्वल टू a प्लस बी टर्मिनेटर, और इसी के नीचे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहाँ लिखा एक और कंसोल डॉट राइट लाइन लगा लें, या इसी में ही आप चाहें तो उसके साथ ही कॉन्केटेनेट करके लिख दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने अब यहाँ पे लिख दिया आंसर इज, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दें अपने आंसर के वेरिएबल को। तो जब भी आप पास होगा यहाँ पे तो आपके पास इन दोनों का सम भी प्रिंट हो रहा होगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल टू लगा दें ताकि आपके पास ये चीज जो है हाईलाइट हो जाए कि आपके पास यहाँ पे कोई अलग से काम हुआ हुआ है। ठीक है, इसको भी इक्वल टू के अंदर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप रन कर लें। ठीक है, पहला वाला आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा वाला आपके पास जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसका सम भी आपके पास होके यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इन केस एक और एग्जांपल करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर होता जो कि पैरामीटराइज बनाना था मुझे, और उसके अंदर सिर्फ मैं एक पैरामीटर पास करती ए के नाम से और उसकी बॉडी ओपन कर दी आपने। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का पास कर लेगा। इन्हीं दो लाइंस को ना मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आकर हमने इसको कर दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये 1 पैरामीटर होगा। ठीक है, 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और इसका आंसर हम है कुछ भी नहीं, सम तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ लेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है दोनों के लिए आपके पास हो जाएगा। अगर सिंगल पैरामीटर है तो उसके लिए भी, 2 पैरामीटर्स हैं तो उनके लिए भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और जब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे आने के बाद भी आप इसी तरह इसको, जैसे मैं लिखूंगी एडिशन ए इक्वल टू न्यू एडिशन राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगी। आप देखिए यहाँ पास 3 हो गए। सबसे पहले एम्प्टी वाला आ रहा है, 1 पैरामीटर वाला आ रहा है एंड देन 2 पैरामीटर वाला आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 पैरामीटर वाला चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे आऊंगी और 4 पास करके टर्मिनेटर लगा दूंगी। दैट्स इट। और फिर जब आप इसको रन करेंगे तो तीनों रन हो रहे होंगे। ठीक है, ये डिफॉल्ट वाला पहला है, दूसरा पैरामीटराइज है और ये 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसकी वैल्यू ऑफ ए हमने पास की थी 4। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं किस तरह से अपने पास ये इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ सारी। ये अपने पास आप सारे परफॉर्म कर लें। आप लोग के पास अभी 5 मिनट्स का टाइम है। और किसी और क्वेश्चन तो पूछ लें। अच्छा, अभी अजान भी हो रही है तो 5 मिनट्स रुक जाते हैं। मिस हो गया। मिस प्रोग्राम का कोड दिखाइएगा।
मैं एडिशन की क्लास खोलें। ठीक है, जब तक आप लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं मैं आप लोग का अटेंडेंस भी कॉल कर लेती हूँ। मिस मेरे तीनों में जो है वो डिफॉल्ट वेरिएबल डिफॉल्ट जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, आपने स्क्रीन शेयर करें। वेरिएबल बने हैं के पास करें, दिखाएं अपनी स्क्रीन। आपने तीनों में पैरामीटर तो पास किए हैं, लेकिन आपने जब program.cs वाली क्लास में जाएं, हाँ, तो यहाँ पे आपने पैरामीटर नहीं लिखे हुए ना, एडिशन के बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सेकंड वाली लाइन पे आए। यस, यहाँ पे आपने पास वैल्यूज तो पास करें। इंट a इंट b नहीं लिखना, यू जस्ट नीड टू पास न्यूमेरिक वैल्यूज। आप सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज पास कर दें, लाइक 40। जी वेरिएबल बनाए हैं, ये वेरिएबल वहाँ पे कॉल करने की बताने की हरगिज जरूरत नहीं होती। आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं तो यू जस्ट नीड टू पास इंटीजर टाइप वैल्यूज ओनली। यस, गुड। सेम फॉर द थर्ड वन। जी, यहाँ पे अपने पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दें, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप देखें, आप ना इस चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई दो वेरिएबल किसी दो नाम से अलग अलग डिफाइन की तो आपने वहाँ कॉलिंग के टाइम भी डिफाइन करने नहीं, आपने जस्ट यहाँ पे आके उनकी वैल्यूज पास करनी होती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो आपने सम करवानी है या कोई भी काम करवाना है, यहाँ पे आप वेरिएबल के अंदर उन वैल्यूज को होल्ड करके अपने अंदर कंस्ट्रक्टर के भेज रहे होते हैं।